इनके ऊपर वाकई जरूर प्रेशर था और प्रेशर वो सस्टेन करते रहे आज तक। अब वो प्रेशर जब हद से बढ़ गया और जब ये सारी सिचुएशन सामने आ गई कि यानी जो मुजरिम है नैब के, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं या लंदन की गलियों में या लंदन के रेस्टोरेंट्स में याशी करते फिर रहे हैं, और जो वाकई बेगुनाह लोग हैं उनको ये अंदर करना चाह रहे थे। और आज की जो डिस्कशन है इलेक्शन कमीशन की वो यही है कि इलेक्शन कमीशन खुद किसी अदालत में नहीं जाएगा, किसी और ने जाना है तो जाए, हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो हमारा करना है कर लो, ये कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल उसी तरह से जब पनामा आया था तो उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा था कि मेरा जो करना है कर लें, नहीं मैंने तहकीकात करनी शरीफ खानदान के खिलाफ। बराए नाम हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत जो कि इस वक्त हम पे मुसल्लत है, उनका काम न तो महंगाई को रोकना, न गरीब आवाम जो कि महंगाई में पिसे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ इकदाम करना। ये लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं और हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और नैब के चेयरमैन पे ये प्रेशर डालना जो कि उन्होंने अपने बयान में कहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई कि चेयरमैन नैब उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब आप जानते हैं कि पहले IB को हेड करते रहे, उसके बाद उन्हें चेयरमैन नैब लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ नैब के कवानीन में जिस तरह से तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ इस दौरे हुकूमत में की गई, जिसे कहा गया कि नैब टूथलेस हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नैब के पास जो इख्तियारात थे, जो मामलात थे, उसके हवाले से प्रेशर और दबाव था चेयरमैन नैब पर, जिसके बिना पर आज वो अपने ओहदे पर नहीं है। अलविदाई खिताब में बहरहाल उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा कि मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, माहौल मौजूदा जो है वो काम के काबिल नहीं रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम अफसरान को मैं नसीहत कर रहा हूँ कि ये आप काम कीजिए, लेकिन उनके जैसे ही हटने की आज खबर आई है। साथ ही कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर दी कि बाकायदा तौर पर अब रेफरेंस जो है वो इमरान खान का तोशाखाना के हवाले से उस पर इमरान खान को बुला लिया गया है। पिंडी में 9 मार्च को इमरान खान वहाँ पेश होंगे, ये बाकायदा तौर पर नैब ने रेफरेंस जो है वो दाखिल कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शुएब साहब। सर, ये नैब के चेयरमैन का इस तरह से अचानक इस्तीफ़ा मामलात, इसका मतलब है कि वो जो दबाव की बातें और हो रही थी, एक तरफ तो हम ये समझ रहे थे कि अब बिल्कुल नैब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ नैब में भरपूर तरह से प्रेशर रहा है कि PTI वालों के खिलाफ केसेस बनाए जाएं। जी बिल्कुल, सामने नजर आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने पुलिस के जरिए दहशतगर्दी का मुकदमात, गद्दारी का मुकदमात, 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात बनाए और जिस तरह FIA को अपने ज़ाती मकासद के लिए यूज़ किया अगेंस्ट इमरान खान और उसके पार्टी लीडर्स के खिलाफ, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इनके लीडरों को नंगा करके तशद्दुद किया गया और जिस तरह मुकदमे बनाए गए, तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर वाकई ज़रूर प्रेशर था और प्रेशर वो सस्टेन करते रहे आज तक। अब वो प्रेशर जब हद से बढ़ गया और जब ये सारी सिचुएशन सामने आ गई कि यानी जो मुजरिम है नैब के, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं या लंदन की गलियों में या लंदन के रेस्टोरेंट्स में याशी करते फिर रहे हैं, और जो वाकई बेगुनाह लोग हैं उनको ये अंदर करना चाह रहे थे, और जिसकी वजह से और नैब को प्रेशराइज किया और नैब ने मेरा ख्याल है चेयरमैन ने रेजिस्ट किया, और जो वो आज उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन के साथ ही उन्होंने वो बातें की जो उनके दिल में थी या जो उनने वो आज तक बर्दाश्त किया। और उसके साथ ही जैसे आपने खुद बताया कि वो तोशाखाना के हवाले से नैब का नोटिस भी आ गया, मीनिंग देयर भाई उनको तो काफी दिनों से नजर आ रहा था कि उनको बाकी कोई चीज वो नहीं कर सके। शुएब साहब, ये तोशाखाना के रेफरेंस के हवाले से जो अब नोटिस आया है, सर इस केस में अब क्या हो सकता है? इमरान खान साहब के खिलाफ क्या मामलात बनाए जा सकते हैं? देखिए, तोशाखाना के केस में कुछ भी नहीं है। तोशाखाना के केस में असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, वहां अगर किसी अफसर को या किसी को उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो मीनिंग देयर बाई कि वो असेसमेंट ठीक हुई है। अगर असेसमेंट ठीक हुई है तो अंडर द रूल्स उन्होंने प्रॉपर्टी जो भी खरीदी है, जो कुछ भी है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो उनकी होगी। वो चाहे आगे बेचें, उनको रखें, उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको किसी को गिफ्ट करें, वो उनको कोई नहीं पूछ सकता। और सिमिलरली
जो गाड़ियां थी, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने ली, और वो गाड़ियां वो थी जो रूल्स के मुताबिक वो ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो गाड़ियां उसमें प्रोहिबिटेड आइटम में आती हैं। तो जाहिर है उन्होंने तो इसमें ज्यादा इलीगल काम किया है। इसमें इमरान खान साहब ने कोई इलीगल काम ना किया। ये सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ये हरासमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए इनको यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें और इनको किसी तरीके से बिजी कर दें और अपने वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर ना निकल सकें और इसी तरह वो पब्लिक में उस तरह सच ना जा सके। इसलिए इनको हर रोज 4 मुकदमात की डेट और पेशी होती है। तो ये सारी चीजें तो सामने नजर आ रही हैं। अच्छा, जो एक मामला इस वक्त है इलेक्शन के हवाले से, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आइन में ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तरह की डेट दे। तो अब वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से भी इस पे बात होगी, अब कानूनी नुक्ते जो है वो देखे जाएंगे। तो सर, सदर ममलिकत के वो ऑर्डर, और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो हुकूमत तो कह रही किसी तरह भी ये आइन और कानून के मुनाफी काम किया है सदर ममलिकत ने, जो गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर है। तो सर, इस पर फिर अब क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा क्लियर है। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि वो कोई भी इलेक्शन जो होगा, जनरल इलेक्शन, तो उसकी डेट देने का हक रखते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने कंसल्ट किया, वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को आउट कर लिया, वो नहीं आए। तो कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी पावर्स खत्म हो गई। उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम किया, आइन की बालादस्ती के लिए काम किया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उन्होंने कसम उठाई थी उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। किसी किस्म की कोई लीगलिटी नहीं है सिवाय इस बात के कि सिर्फ बेलाफाइडी है, बदनीयती है, क्योंकि तमाम गवर्नर का इख्तियार है, उनका तो कौमी असम्बली के इलेक्शन का इख्तियार है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन हो, सॉरी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो तो वहां वो कर सकते हैं। गवर्नर ये गलत कह रहे हैं। सेक्शन 57(1) बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट डेट देगा या डेट्स देगा असम्बलीज की और जनरल इलेक्शन की। और असम्बलीज में आगे एक्सप्लेनेशन में भी है कि असम्बली, जनरल इलेक्शन और असम्बली मीन्स इंक्लूड्स दी प्रोविंशियल असम्बली। उसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। तो ये कहना कि सिर्फ नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए दे सकते हैं और प्रोविंशियल के लिए नहीं दे सकते, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई अभाव है। बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तर्जकार सदीक जान साहब ने। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। सदीक, कल एक ऑर्डर आया है, आज नैब से ऑर्डर आ गया, नैब के चेयरमैन का जाना। तो हलचल हो रही है इस्लामाबाद में, या सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब सुल्तान साहब ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके हैं, या इसको कोई बारिश का पहला कतरा माना जाए? अब आगे किश्ते वीरां सैराब होनी है या जमूद ही रहना है? देखिए, मुझे लगता है कि चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये फैसला कुन मुदस्सिर इकबाल साहब 7 रोज़ हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन 90 रोज़ से आगे लेकर जाने हैं तो ये 7 रोज़ किसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को गुजारने होंगे। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि आपने देखा कल जो वज़ीर कानून है, जो आज़म रज़ीक तारड़ साहब हैं, उन्होंने कल जो गुफ्तगू की वो बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ कहते हैं कि आइन में क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कोई कंसिक्वेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ये दलील मान ली जाए तो फिर आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा तो गैर आइनी होगा? वो भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बात यह है कि ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेगा, दस्तखत नहीं करेगा, तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं देगा। मसला ये है कि आइनी बहरान शदीद हो गया है, मामलात बहुत अजीब तरफ जा रहे हैं, और ये जो इस वक्त खामोशी है ना मुदस्सिर साहब, ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा भी हो सकती है। ये जो खामोशी है इदारों की जानिब से, क्योंकि एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है ना कि इमरान खान के खिलाफ मुसलसल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस सारे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो इदारे आगे आया करते थे वो इस वक्त क्योंकि एक तरह से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझे जा रहे हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक इमरान खान की लड़ाई चल रही है। लेकिन वहाँ से जिस इदारे का काम है, यानी कि आइन का अगर बहरान आप कह रहे हैं हो रहा है, तो फिर आइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर एक इदारा है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, अब एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पर तो जो चीज़ें जाएंगी फिर आपको लगता है कि वहाँ से मामलात क्लियर होंगे? जहाँ पर आइन कहते हैं जी कुछ नहीं कह रहा, क्लियर नहीं है, फिर वहाँ से तो तशरीहात होंगी ना?
देखिए ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और लगता है, देखें एक ऑप्शन ये था कि अब जब सदर ने कहा है इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन अदालतों में जाता। आज की जो डिस्कशन है इलेक्शन कमीशन की वो यही है कि इलेक्शन कमीशन खुद किसी अदालत में नहीं जाएगा, किसी और ने जाना है तो जाए, हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो हमारा करना है कर लो, ये कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल उसी तरह से जब पनामा आया था तो उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा था कि मेरा जो करना है कर लें, नहीं मैंने तहकीकात करनी शरीफ खानदान के खिलाफ। तो वही ये कह रहे हैं मैंने नहीं कराने इलेक्शन। और इस वक्त इलेक्शन कौन नहीं चाहता? पीडीएम नहीं चाहती, इमरान खान के अलावा कोई इलेक्शन नहीं चाहता। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो 100 नहीं 1000% इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे। इस वक्त पॉपुलैरिटी देख लें अवाम में उनकी, और जो इन्होंने पिछले 10-11 माह में इस हुकूमत ने अवाम के साथ कर छोड़ा है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। और जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, जाहिर है दीगर इदारे हैं, अगर ये क्राइसिस हल ना हुआ, अगर ये क्राइसिस शदीद हुआ, अगर मामला आगे बढ़े तो फिर कोई गैर आइनी इकदाम भी हो सकता है और वो फिर बड़े लंबे अरसे के लिए हो सकता है। इसको आप बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी तबके में चले जाएं, तो हर पाकिस्तानी मायूस है, उसको पाकिस्तान का फ्यूचर तारीख नज़र आता है, उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, उसको कोई होप नज़र नहीं आ रही। और हर दूसरा पाकिस्तानी, हर तीसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इस वक्त जो हालात हैं जो महंगाई के, और अब जो आज से जो महंगाई शुरू होगी, जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो मजीद इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, जो मजीद बेरोजगारी आनी है, जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो मजीद लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये तो तबाही और बर्बादी की तरफ हम तेज़ी से जा रहे हैं। और इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लें बहुत से जो एनालिस्ट हैं, बहुत से लोग जो हैं वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका को इसका खतरा है। इस हद तक हालात ख़राब हो गए। हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उनका ये बयान पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और एक और जो खौफनाक चीज़ जो आगे खुदा न खास्ता हो सकती है, इस वक्त इंडिया में डिस्कशन जारी है कि ये आइडियल टाइम है पाकिस्तान को टारगेट करने का। तो मुदस्सिर साहब ये बात याद रखिएगा, किसी भी बॉर्डर पे कोई ना कोई इंडिया छेड़छाड़ कर सकता है, और अगर खुदा न खास्ता ये हुआ तो ये और बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक क्राइसिस होगा। क्योंकि इस वक्त जो हमारी माली सूरत हाल है, हमारी मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, हम बिल्कुल इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी भी महाज के ऊपर इस तरह की जो है वो महाजरा ही अफोर्ड कर सकें। और इस वक्त इंडिया डिस्कस कर रहा है कि आइडियल टाइम है पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मामला गड़बड़ करने का, और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है, ये बात ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो बहुत खौफ। बिल्कुल ये देखना है इसका, जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर पर है, लेकिन बॉर्डर के पीछे पूरी एक कहानी होती है। उमाशी तौर पर अगर किसी मुल्कों के मसाइल हों तो वहाँ उस तरह से अटैक की सिचुएशन या कुछ छेड़छाड़ की सिचुएशन होती है। लेकिन सर सदीक साहब, एक चीज़ यहाँ पर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जेल भरो तहरीक या फिर बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? आप समझते हैं कि कहीं से कोई चीज़ें हो सकती हैं कि मामलात इलेक्शन की जानिब जाएं? मैं सूबाई असम्बलियों की, कौमी असम्बली की तो हुनूस दिल्ली दूरस्त का मामला है, तो सूबाई असम्बलियों के लिए आपको लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स या चीज़ों पर होगा आगे चल के कुछ मामला? देखिए ये इसी हफ्ते में मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट है, अगले 4-5 दिन में मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट है। सारे का सारा फैसला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हाथ में है। ये भी देखना होगा कि आज तहरीक इंसाफ क्या कहती है, क्या कल से वो वाकई जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, या क्योंकि सदर ने तारीख दे दी है तो एक हफ्ता वो मजीद इंतजार करेंगे, मजीद वो डिले कर देंगे तहरीक जेल भरो तहरीक को। ये भी आज इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरी बात नहीं हुई, मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर तहरीक इंसाफ से ये कन्फर्म करूँगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सदर ने तारीख दे दी है और अभी तक कोई ये फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो सदर का फैसला, सदर का लेटर इन फील्ड है ना, उसकी जो अनाउंसमेंट है उसको सस्पेंड तो नहीं किया किसी इदारे ने। अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। और एक और चीज़ जो कल मोहम्मद मालिक साहब ने जो ब्रेक की है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत से उनके लोगों से बात हुई है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी करवा दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुस्ताफ़ी करवा दिया जाए, ताकि एक आईनी बहरान खड़ा हो जाए। और इस पे शहबाज शरीफ साहब के जो मामले खुसूसी हैं, इरफान कादिर साहब, वो ये कहते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता। अनवर मंसूर साहब इस पे कहते हैं कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो टेक ओवर कर लेगा। और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी होते हैं तो एक मकरू अमल होगा, लेकिन कोई बईद नहीं है, जिस तरह से खिलवाड़ जारी है आइन के साथ ये भी किया जा सकता है। और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको ये कहा गया है कि आप डट के हमारे साथ खड़े रहें, अगर आपको ओहदा छोड़ना पड़ता है छोड़ दें, आपको हमारे फलवी के बाद सदर पाकिस्तान जो है वो बना देंगे। इस तरह की बातें भी जो है वो इस वक्त हो रही हैं।
और कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी करवा दिया जाए, इनके बाद चेयरमैन नैब। और चेयरमैन नैब वाला ना अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये मामला इतना भी सादा नहीं है। और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर बैठी हुई शख्सियात जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, मुख्तलिफ लोग जो हैं, हेड्स जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनको इस बात का पता है कि इस हुकूमत का जाना जो है वो कन्फर्म है, चंद हफ्तों में जाए, जब भी जाए। और जब ये जाएगी, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ आएगी। और जो इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली में इस हुकूमत के सरदार है, इतनी जो आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करवाने के बाद ये हुकूमत को बहुत से हल्के क्या जाने देंगे कि IMF के मामलात, इतने मुश्किल फैसले, सारी चीज़ों के बाद फिर भी इलेक्शन और इस हुकूमत का जाना कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल? सदीक जान साहब, देखें ये बात आपने दुरुस्त कही है। अगर देखें अगर हम एक चैनल की बात कर लें, हमारा चैनल है, और अगर हमारे चैनल में कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी रिपोर्टर है, और वो चाहे किसी नज़म के तहत 4-5 लोगों को जवाब दे हो, लेकिन जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी अगर उसके साथ उसकी सेटिंग है और उसको पता है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तो वो तो जो इमीडिएट बॉस है, जो बाकी लोग हैं उनके साथ, वो बिल्कुल उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। यही इस हुकूमत का है। इनको पता है कि जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी है उनकी इनको आशीर्वाद हासिल है। इस हुकूमत को पता है कि ना ये अवामी मैंडेट से आई है, ना ये अवाम के वोटों से आई है, ना ये अवाम के वोटों से आ सकती है। जब इनको पता है तो फिर जो हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी है, जो मुसल्लत करने वाली अथॉरिटी है, जो असल जिन्होंने इनको इक़्तिदार दिया है, उनके साथ इनकी बातचीत बिल्कुल दुरुस्त है, उनके साथ मामलात इनके तय हैं। और उसी बिहाफ पे अब देखें ना, मरीम नवाज क्या कह रही हैं कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। 28 नवंबर के बाद जो इनकी हुकूमत शुरू हुई है, तो ज़रा मुदस्सिर साहब 28 नवंबर को देख लें कि क्या कीमतें थी पेट्रोल और डीजल की, आटे की क्या कीमत थी, गंदम की क्या कीमत थी, गैस की क्या प्राइस थी, बिजली की क्या प्राइस थी, सब्जियां और जो दीगर अशिया ज़रूरत है उनकी क्या कीमत थी, और आज क्या कीमत है। इनकी हुकूमत आने के बाद तो तबाही और बर्बादी हो गई है। अगर 28 नवंबर तक इनकी हुकूमत नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो लोगों को सुकून था ना, यानी इतनी तबाही तो नहीं थी जो तबाही अब ये ले आए हैं। तो इनको तो 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिलना अवाम को बड़ा भारी पड़ा है। लेकिन बहरहाल अवाम को बहरहाल नज़र आ रहा है कि 9 अप्रैल के बाद से लेके अब तक जो है वो 20-21 फरवरी तक जो सूरत हाल है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है सदीक आपका, और हमें अब ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब ने। शिबली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी खबर आई चेयरमैन नैब के इस्तीफ़ा, और उन्होंने कहा प्रेशर के हवाले से, तो फिर ये मामलात, ये मुकदमात फिर आप लोगों के खिलाफ थे, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, इस वक्त तो जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत, एक कठपुतली हुकूमत जो कि इस वक्त हम पे मुसल्लत है, उनका काम न तो महंगाई को रोकना, न गरीब आवाम जो कि महंगाई में पिसे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ इक़दाम करना। ये लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं और हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और नैब के चेयरमैन पे ये प्रेशर डालना जो कि उन्होंने अपने बयान में कहा है, इससे जाहिर यही होता है कि इनका काम सिर्फ इमरान खान को और उसकी पार्टी की लीडरशिप को हरासा करना और उन पे झूठे मुकदमे बनाकर और उनको न्यूट्रलाइज करना या उनको दबाव में लाना, जो कि दबने वाले हैं नहीं हम। लेकिन ये साफ जाहिर हो गया है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तरजीह क्या है। आया वो अवाम की खिदमत है, मुल्क को चलाना है, मईशत की बहाली है, गरीबों के लिए रोजगार पैदा करना है और मुल्क में अमन और अमान कायम करना है। इस सब कुछ को छोड़ के अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को वो जो है तो सिर्फ इस वक्त ये सोच रहे हैं क्योंकि इमरान खान उनके आसाब पे सवार हैं। अच्छा, आप जो है शिबली फराज साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुकदमात की पूरी सीरीज है और अब और भी होंगे इसमें, तो आप क्या सोच रहे हैं सर? देखिए ना, ये तो नैब के चेयरमैन के इस्तीफे से और उसकी वजह कि वो इस दबाव में PTI के लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात कायम की जाए, तो उससे ये तो जाहिर हो गई, ये बात तो आया हो गई आज बड़े खुले तरीके से कि इन सारे मुकदमात जो कि बनाए जा रहे हैं इनमें कोई मेरिट है नहीं। ये सिर्फ सियासी इंतकाम और इमरान खान के खौफ और डर से कि किस तरह से ये जो इस वक्त जो पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये तो है। लेकिन शिबली फराज साहब, खान साहब कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए, लेकिन अब उन्हें असल जिन अदालतों में मुकदमात है वहाँ भी पेश होने, अब नैब ने भी उनको रेफरेंस कर दिया है, तो अब वहाँ भी फिर पेश होंगे खान साहब? देखिए, पहले भी उनकी चोट लगने से पहले और उनके कातलाना हमले से पहले हम 20 पेशियां कर चुके हैं खान साहब अदालतों में।
इस वक्त जो एक 2 महीने 2.5 महीने में चूंकि उनकी जो उनके जो जख्म है उनको इस बात की इजाजत नहीं दे सकते थे ना उनके डॉक्टर्स कि वो बाहर निकल सकें और अपने पाँव पे वो चल सकें, इसलिए खान साहब नहीं अटेंड कर सके। लेकिन कल चूंकि अदालत उज़्मा का एक हुक्म था, तो बावजूद तमाम तर की मुश्किलात के, तमाम चाहे वो सिक्योरिटी के खदशात हों या उनकी सेहत के खदशात हों, उसको बाला ताक रखकर और खान साहब पेश हुए। और आपने देखा कि पूरे मुल्क ने देखा कि जिस तरह के अवाम उमड़ आई उनके साथ एक इजहार यकजहती करने के लिए, तो उससे यही जाहिर होता है कि अवाम के दिलों में इमरान खान बसता है और चाहे उनको अदालतों में पेश होना पड़े या जहाँ भी जाएं तो उनको जो पजीराई मिलती है उसी से तो ये हुकूमत जो है तो वो खौफजदा है। सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि इलेक्शन के हवाले से सदर ममलिकत ने तो कह दिया, लिख दिया, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज भी अपना इजलास, अब कल वो कानूनी राय भी ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि गैर आइनी इकदाम किया सदर ने, कि ये उनका काम ही नहीं था इलेक्शन। तो अब आप क्या प्लान कर रहे हैं सर? हुकूमत तो नहीं करवाना चाह रही किसी तरह से भी इलेक्शन? जी, ये तो हमें सबको मालूम है, और इन्होंने इतने बड़े तरीके से इलेक्शन ना कराने के लिए जो इक़दाम किए हैं जो कि कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर गैर आईनी हैं और गैर इखलाकी भी हैं, क्योंकि कानून के साथ इखलाकियात का भी एक बहुत अहम रोल होता है। कानून में बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट ने बड़े क्लियरली, लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसला भी दिया है कि जो आर्टिकल 105 है उसको आप उसके मुताबिक आपने इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं। लेकिन ये ढिठाई से उसको उस पर अमल दरामद के लिए ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है और ना जो मुतल्लिका लोग हैं वो कुछ के बारे में कर रहे हैं। तो ये जाहिर होता है कि इनको एक खौफदारी है कि इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो इसलिए ये हर किस्म के बहाने बना रहे हैं। लेकिन ये मुर्तकिब हो रहे हैं आर्टिकल 6 के। ये अगर आइन की किसी भी प्रोविजन को आप ना माने या उसको सबवर्ट करें तो जाहिर है उस पर आर्टिकल 6 बनता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि आइन और कानून के मामलात जो हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है मईशत के हवाले से किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में, अखबार में जो भी खबर आए, उससे पहले आप खुद पाकिस्तान की मईशत के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं। जब आप घर से बाहर बाज़ार में सौदा सल्फ लेने जाते हैं, आज के दिन रेट और है, कल मज़ीद महंगा होगा, परसों आपकी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल कम होती जाएगी। ये खाने पीने की अशिया से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतें, गैस के बिल्स, इस सूरत में हम ये देख रहे हैं मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। और IMF ने ये बात की है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं जिनकी आमदन ज़्यादा है, न कि गरीबों पर। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा सादा फार्मूला है, वो इनडायरेक्ट टैक्सिंग का है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए वो GST बढ़ा लेती है, वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा ली जाती है, और जब कीमतें इधर से बढ़ाती हैं तो रेवेन्यू पूरा करके दिखा दिया जाता है हमने ये इकट्ठा कर लिया है। लेकिन इस सूरत में कभी प्लानिंग नहीं की गई कि गरीब आदमी पर टैक्स कम से कम और अमीर आदमी पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। IMF ने कहा अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों पर ना लगाया जाए, लेकिन हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो IMF की इस बात की कोई अमली तस्वीर हो सके, कुछ किया जा सके? या तो हुकूमत ने GST बढ़ा दिया, सादा तरीका है कि GST बढ़ा दें और रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया जाए। देखिए, बात ये कि इसको आप मुश्किल ना करें इस बात को। वो एक आसान अल्फाज में उन्होंने एक बात बोली है जी, जो कमा रहा है वो टैक्स, और जो नहीं कमा रहा और जो गरीब है जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं वो वापस खर्च करें उन गरीब अवाम पे और मुल्क। अब उन्होंने कमाने की तारीफ क्या दी है? उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कमाने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कमा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो जो कमा रहा है, अभी इस वक्त आप देखें हमारे जो ज़राअत के लोग हैं
उनको टैक्स फ्री किया हुआ है। डॉक्टर्स हैं, वुकला हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनसे जो है जितना बाकियों से टैक्स लिया जा रहा है उस तरह नहीं लिया जा रहा, वो कह रही उनसे टैक्स लें। फिर उन्होंने कहा सरकारी अफसरान, अब सरकारी अफसरान की जो टैक्स कटती है तो वो उनका इशारा किस तरह? उनका इशारा था जो लोग बड़े बड़े सरकारी ओहदों से रिटायर हुए उनको जो है आज लाखों रुपए में आमदनी मिलती है पेंशन की शक्ल में, पेंशन पे भी टैक्स लगाएं और बाकायदा जो मुराद मिलती हैं उनको जैसे गाड़ियां, पेट्रोल, मुलाजिम, ये वो भी उनकी मुराद तनख्वाह का हिस्सा है या पेंशन का हिस्सा है, उससे भी टैक्स लिया जाए। तो बड़ा आसान है और ये ही जिसे कहते हैं बड़ी उन्होंने इंसाफ वाली बात की है। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा जो टैक्स वाला तबका है वो हमेशा से बदल रहता है। वो ये कहता है कि सारे टैक्स के बोझ हम पे और फिर हमें एक तो सहूलत नहीं मिलती और दूसरा वो कहते हैं कि चले हम पे आपने टैक्स डाल दिया कोई बात नहीं, सहूलत तो पूरे पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही ना, लेकिन आपने दूसरों को क्यों छोड़ा था? ये एक जो है सवाल IMF आज से नहीं कई दहाइयों से उठा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो अशराफिया कह लें या माफियाज कह लें, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो जो है तैयार नहीं है अपना हिस्सा डालने के लिए। वो सिर्फ कहते हैं कि आवाम का खून चूसो, महंगाई करो, टैक्सेस लगाओ, जो अशिया समाज उस पे, और उससे फिर हमें जो है ये जो फॉर्मूला वो तो ये इस जी दहाइयों से वो कह रहे हैं। मुझे इससे बड़ी एक सादा सी बात याद आ रही है कि इस्लाम में नाज़रीन एक निज़ाम है जिसे कहते हैं ज़कात का निज़ाम। सादा फॉर्मूला है कि अमीर ज़कात देगा, 2.5% उस पर ज़कात है और गरीब के लिए वो ज़कात दी जाएगी। जब अमीर से ज़कात लेकर गरीब को दी जाएगी तो पूरा मुआशरा जो है वो सहाबा कराम के दौर में ज़कात देने वाले तो हो गए लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला है, लेकिन उस ज़कात के उसी निज़ाम को अगर नाफिज कर लिया जाता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। और वही निज़ाम IMF कह रहा है कि अमीर पर टैक्स लगा दिया जाए और गरीब पर वो पैसा लगाया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन मुजम्मिल साहब आपसे एक सवाल सर यहाँ पर है कि IMF की टीम वापस जा चुकी है, 1 मार्च का अब इंतज़ार किया जा रहा है, अब जो है अगला बात भी उनकी हो रही है, को बात बन जाएगी, मामलात कुछ आपको नज़र आ रहे हैं हो जाएंगे अगले माह तक? ये बात तो वो कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन जो बात IMF कर रही है उस पर हुकूमत पाकिस्तान नहीं आ रही और जो बात हुकूमत पाकिस्तान कर रही है वो IMF को जिसे कहते हैं मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से जो है मामला शिकार है। अब IMF 1 फरवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान आई, फिर उसके बाद एग्रीमेंट से पहले वो जो MEFT है, जो IMF की डिमांड जो उन्होंने लिख के दिए उस पर हम जो है नेगोशिएशन करेंगे। पिछला पूरा हफ्ता उस पर गुजर गया। उम्मीद की जा रही थी जिस तरह से मिनी बजट आया, जिस तरह बिजली गैस की कीमतों का ऐलान किया गया कि शायद जो है वो हो जाएगा पेशेंट, लेकिन अब जो वीकेंड पे IMF की जो चीफ का स्टेटमेंट आया है वो वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा है और मैं समझता हूँ कि इसको वजाहत देनी चाहिए वज़ारत ख़ज़ाना को भी कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान अभी भी बहुत बड़ा खला है, जिसे गैप कहते हैं बातचीत में, और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। जो आज हमने देखा स्टॉक मार्केट में, लेकिन सर एक जानिब जो है ज़र मुबादला के ज़खायर वो तो कह रहे हैं कि 3 हफ्तों तक के रह गए हैं इम्पोर्ट के हिसाब से, तो हुकूमत की कोई डायरेक्शन है? ये तो खौफ आ रहा है कि इतनी तेज़ी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर वो कम होते जा रहे हैं। देखिए ज़खायर तो 3 हफ्ते के आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन असल में तस्वीर इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। जो दरामदात कोर्ट में पड़ी हुई है उसका कोई पता नहीं चल रहा, इसके अलावा हमारी अदायगियाँ हैं, फिर जो लोगों के डॉलर डिपॉजिट्स हैं उस पर लोग हमें जो है वक्त पे जो है हमारे हम जब अपने डॉलर निकालने बैंक तो हमें मना कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल को देखते हुए तो अभी हुकूमत कोई हमें प्लान भी नहीं दे रही, ना आवाम को ना मार्केट्स को दे रही है, सिर्फ बार बार यही कहती है IMF हो जाएगा, IMF हो जाएगा। IMF भी अब जो है माशी जिसे कहते हैं तज्जियाकार और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उस पर एक बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं कि अब IMF के प्रोग्राम के बहाली से भी पाकिस्तान की जो आगे दिनों में अदायगियों का तवाज़ुन है वो बैलेंस नहीं होता। अब पाकिस्तान को उसके अलावा भी रकम चाहिए बहुत बड़ी बड़ी,
और उस रकम का अभी तक कोई जिसे कहते हैं कि ठोस मामला किए जाए जो हमें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त हुकूमत वो कर भी रही हो। बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल असलम साथ मौजूद थे। और अब हम बात करेंगे कि हर साल माह सयाम की आमद पर अशिया खुरनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाती हैं। दूध, आटा, घी, तेल, सब्जियाँ, ये सब महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस साल तो पहले ही महंगाई है। अवाम को रमज़ान से पहले रोज़े रखने पर मजबूर कर दिया गया है। मिनी बजट पेश होने के बाद अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मिनी बजट के समरात से खजूर जो 250 से लेकर तो तकरीबन 400 रुपए किलो मिला करती थी, वो आज होल सेल में भी 650 से 850 के दरमियान मिल रही है। जबकि मशरूबात पर टैक्स लगने के बाद उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सोयाबीन इंपोर्टर्स ने भी चिकन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खदशा जाहिर किया है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही तो रमज़ान में लोग टीवी पर चिकन देखकर ही रोज़ा इफ्तार करेंगे। मार्केट में अभी भी चिकन 750 से 800 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। कुकिंग ऑयल 550 से 600 रुपए लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। ये कीमतें आज की हैं, लेकिन चंद दिन के बाद माह सयाम शुरू होने वाला है। दुनिया भर के मुहज़्ज़ब ममालिक में तो त्योहारों के मौके पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं, जबकि वतन अजीज़ में उल्टी गंगा बहती है। हर साल ही रमज़ान मुबारक में गिरानी अपने उरूज पर पहुँच जाती है। दुकानदार हों, ताजर और गिरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। और हर बार रमज़ान मुबारक में अवाम महंगाई के सामने बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। लेकिन इस साल सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि रमज़ान से पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद न होने की वजह से रोज़े रखने पर और फाकों पर मजबूर हो गए। महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल बना दिया है। लिहाजा माजी की तरह अगर इस बार भी पहले से आसमान को छूती कीमतों में मजीद इजाफा किया गया तो इस बार अवाम रोज़ा इफ्तार बस पानी से ही कर पाएंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो इस वक्त हमें नज़र भी आए कि जो रमज़ान मुबारक से पहले ही इतना जो बजट मिनी बजट की सूरत में महंगाई हुई है, और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक में कीमतों को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, ना तो वो इदारे और ना खुद ताजिर। वो समझते हैं कि शायद ये रहमतों का महीना सिर्फ उनके लिए है कि वो मुनाफे की सूरत में रहमतें समेट सकें। बहरहाल इस वक्त भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है, जिसमें सर फहरिस्त अब बात करें कि सोयाबीन के इम्पोर्ट पर पाबंदी होने के बाद अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 750-800 के दरमियान चिकन की कीमतें जा पहुँची हैं। कराची में चिकन की कीमतों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे बोल बाज़ार में इस वक्त अकील अहमद। अकील, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में चिकन की कीमतों के हवाले से? अकील, देखिए, चिकन की जो प्राइसेस हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन जो रिटेलर हैं शहर के वो यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए कराची प्रेस क्लब मौजूद हैं। हाथों में बैनर्स हैं और यहाँ ये अपने एहतजाज के लिए आए। इस वक्त क्या मामला है? राव अफजल साहब जो कि इनके प्रेसिडेंट भी हैं, राव साहब क्या कहना चाहेंगे, मुख्तसर बताइएगा। मुख्तसर बात यह है कि जो रेट जो है कमिश्नर कराची को जो रेट दिया गया है फार्मर की तरफ से 240 रुपये उन्होंने खुद जो है ना रेट दिया है कि हमारी मुर्गी तैयार होती है। उस पे कमिश्नर कराची साहब पे ने जो है उसमें आड़तियों का जो कमीशन रखा है वो 8 रुपये, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है खुद, और फार्मर ने खुद रेट दिया है 240 रुपये का, और कमिश्नर साहब ने दुकानदारों का 7 रुपये कमीशन उस पर तय किया है। तो मुर्गी के गोश्त में जो इजाफा है, अब खुद भी ताजर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा रेट है और जो रेट निकाला जा रहा है वो कदर मुख्तलिफ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि इस वक्त मैचेस जो हैं वो बड़े सनसनीखेज जारी सारी हैं। एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आज के किस किस का टाकरा है और इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है PSL? देखें, आज तो लाहौर कलंदर और क्वेटा का मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन यहाँ मुल्तान स्टेडियम में कराची किंग्स पहुंची है क्योंकि 3 मैचेस कराची हारी हुई है और मुल्तान सुल्तान अपने 3 मैचेस जीते हुए हैं। जबकि आज जो नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच होने जा रहा है उसमें लाहौर कलंदर क्योंकि अपना पिछला मैच कराची किंग्स से हार गए थे और क्वेटा ग्लैडिएटर यहाँ मैच अपना लूज उन्होंने किया था जो कि मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट था। सो 2 बड़ी टीमों का आपस में मुकाबले और फिर क्वेटा की टीम एक मैच जीत भी चुकी है। हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग
करवाई, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई थी। और देखते हैं कराची किंग्स की क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बहुत ऊपर है। अब अगले मरहले के लिए कौन कौन से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इजाज वसीम बाकरी आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।